नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो है एम्स और देश के दूसरे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थानों की भर्ती का एक बहुत बड़ा विज्ञापन, जिसे CRE4 कहा जा रहा है। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए है। मतलब हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका जो देश के टॉप संस्थानों का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा काम है इस भारी भरकम नोटिफिकेशन के हर पेज को खोलकर इसे आसान बनाना, ताकि सारी जरूरी बातें साफ हो जाएं। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम क्यों कह रहे हैं। हाँ, ये कॉमन का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, एम्स नई दिल्ली सिर्फ इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है। असल में ये एक सिंगल विंडो सिस्टम जैसा है। अच्छा। उम्मीदवार एक ही फॉर्म और एक ही परीक्षा से एम्स भोपाल, जोधपुर, जिपमार, ICMR ऐसे 26 अलग-अलग संस्थानों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह! तो एक ही बार में इतनी जगह मौका। हाँ, पर यही एक पेंच है। परीक्षा कॉमन है, पर नौकरी लगने के बाद हर संस्थान के अपने अलग नियम और शर्तें लागू होंगी। तो ये सुविधा तो है, लेकिन जिम्मेदारी भी उम्मीदवार की ही है। ठीक है, तो चलिए एक कैंडिडेट के नजरिए से इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी को जाननी होती है वो है डेडलाइंस। हाँ, डेडलाइंस। तो तारीखों का क्या हिसाब है? तारीखें बहुत पास है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज मतलब 14 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है। आज से ही? जी, और ये 2 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। मतलब सोचने और फॉर्म भरने के लिए मुश्किल से 18-19 दिन का ही समय है। और जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए? उन्हें अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जमा करने के लिए 6 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है ना? हाँ, पूरी तरह ऑनलाइन। और यहीं पर उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आवेदन सिर्फ www.aimsexams.ac.in वेबसाइट पर ही होगा। कोई भी कागज कहीं भेजना नहीं है। और फॉर्म में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है शायद? बिल्कुल नहीं। विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि फॉर्म को एक बार में ही ध्यान से भरें, क्योंकि जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। एक मिनट, आपने कहा कि उम्मीदवार एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी। तो अगर कोई कई पोस्ट ग्रुप्स के लिए अप्लाई करना चाहे तो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ 50 से भी ज्यादा अलग-अलग पोस्ट ग्रुप्स हैं। अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए क्लर्क और लैब टेक्नीशियन दोनों के लिए योग्य है, हाँ। तो उसे दोनों पोस्ट ग्रुप्स के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। और फीस भी अलग अलग देनी होगी? जी हाँ, दोनों के लिए अलग-अलग फीस भी देनी होगी। अच्छा, फीस की बात निकली है तो ये तो काफी महंगा सौदा हो सकता है। कितनी है फीस? हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा है। जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए 3,000 रुपए प्रति पोस्ट ग्रुप। 3,000 रुपए? जी। और SC, ST, EWS उम्मीदवारों के लिए 2,400 रुपए है। दिव्यांगजनों को फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी तो है SC, ST उम्मीदवारों के लिए। हाँ, और वो एक बहुत ही अच्छी पहल है। जो भी SC, ST उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे, उनकी पूरी एप्लीकेशन फीस रिजल्ट आने के बाद वापस कर दी जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कदम है। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि फीस की वजह से कोई भी योग्य कैंडिडेट परीक्षा देने से न रह जाए। बिल्कुल, इसका मकसद ही यही है। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी, अब आती है असली चुनौती, परीक्षा। और मैंने सुना है कि इसका पैटर्न कुछ अलग ही है। आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT है और इसकी संभावित तारीखें 22 से 24 दिसंबर 2025 के बीच है। मतलब तैयारी के लिए ठीक 1 महीने का वक्त है। लगभग उतना ही। परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। हर सही जवाब के 4 अंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब है? हर गलत जवाब पर 1/4 मतलब 1/4 अंक कटेगा। अब यहाँ पे लोग धोखा खा जाते हैं। कैसे? उन्हें लगता है 1/4 अंक तो बहुत कम है, लेकिन इसे ऐसे समझिए। एक सही जवाब से आपको 4 अंक मिले और एक गलत जवाब से आपका 1 अंक कट गया। तो असल में हर गलत जवाब आपके एक सही जवाब की मेहनत का 25% हिस्सा ले जाता है। मतलब तुक्का लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। लेकिन इस परीक्षा के पैटर्न में जो सबसे अजीब बात मैंने पढ़ी वो कुछ और ही है, वो 18 मिनट वाला नियम। हाँ, और वही इस परीक्षा का सबसे बड़ा चैलेंज है। पूरा 90 मिनट का पेपर 5 सेक्शन में बटा होगा और हर सेक्शन को हल करने के लिए आपको सिर्फ 18 मिनट ही मिलेंगे। 1 मिनट रुकिए,
सिर्फ 18 मिनट? मतलब अगर मैंने पहला सेक्शन 10 मिनट में खत्म कर लिया तो आपको बाकी 8 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। क्या मैं उस समय का इस्तेमाल दूसरे सेक्शन के लिए नहीं कर सकता? ये तो बहुत ही सख्त नियम है। बिल्कुल, जैसे ही 18 मिनट पूरे होंगे वो सेक्शन अपने आप लॉक हो जाएगा और अगला सेक्शन स्क्रीन पर आ जाएगा। आप पिछले सेक्शन में वापस जा ही नहीं सकते। बाप रे, तो ये तो ज्ञान से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा हो गई। सही पकड़ा आपने। ये पैटर्न उन उम्मीदवारों को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है जो हर विषय में कुशल है, न कि सिर्फ अपने डोमेन में। तो इसका मतलब है कि पारंपरिक तैयारी काम नहीं आएगी। अब तो हर विषय के लिए 18 मिनट के मिनी मॉक टेस्ट देकर ही प्रैक्टिस करनी होगी। सिलेबस क्या है इन सेक्शंस का? सिलेबस भी दिलचस्प है। 100 में से 20 सवाल जनरल होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर शामिल है। और बाकी कैसी? बाकी 80 सवाल पूरी तरह से उस पोस्ट ग्रुप के डोमेन नॉलेज पर आधारित होंगे। और हाँ, परीक्षा की भाषा भी पद पर निर्भर करती है। वो कैसे? जो 10वीं या 12वीं लेवल की पोस्ट्स हैं, उनका पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, लेकिन जो भी तकनीकी या ग्रेजुएशन लेवल के पद हैं, उनका पेपर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होगा। और पास होने के लिए भी कुछ न्यूनतम अंक चाहिए होंगे? हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स तय है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और SC/ST दिव्यांगजनों के लिए 30%। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पास होने के लिए है। अंतिम मेरिट लिस्ट तो इससे कहीं ज्यादा अंकों पर बनेगी। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न तो समझ आ गया। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। योग्यता, उम्र और सबसे जरूरी सर्टिफिकेट्स। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा माइनफील्ड है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपकी उम्र, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका अनुभव, ये सब कुछ आवेदन की अंतिम तिथि यानी 2 दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए। अगर किसी की डिग्री का रिजल्ट 3 दिसंबर को आए तो वो योग्य नहीं माना जाएगा। सब कुछ कट ऑफ डेट तक पूरा होना चाहिए। आयु में छूट के सामान्य नियम लागू हैं। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांगजनों को 10 साल की छूट है। लेकिन सर्टिफिकेट्स को लेकर जो नियम हैं वो बहुत सख्त लगते हैं, खासकर OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए। ऐसा क्यों है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इसके पीछे तर्क ये है कि आरक्षण का आधार उम्मीदवार की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति है। नॉन क्रीमी लेयर या EWS का स्टेटस हर वित्तीय वर्ष में बदल सकता है। इसीलिए भर्ती एजेंसियां हमेशा लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो क्या तारीखें हैं इन सर्टिफिकेट्स के लिए? विज्ञापन के अनुसार OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 2 दिसंबर 2025 के बीच का ही बना होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट के लिए? EWS सर्टिफिकेट भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर बना हो और 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी किया गया हो। यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे अक्सर अपने पुराने सर्टिफिकेट को ही वैध मान लेते हैं। और अगर सर्टिफिकेट सही नहीं हुआ तो आपकी उम्मीदवारी उसी वक्त रद्द कर दी जाएगी, भले ही आपने परीक्षा में टॉप ही क्यों ना किया हो। इसमें कोई रियायत नहीं मिलती। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट ने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली, सर्टिफिकेट भी सही है, तो क्या अब नौकरी पक्की? हमेशा नहीं। कुछ पदों के लिए एक और पड़ाव पार करना होता है, जिसे कहते हैं स्किल टेस्ट। जैसे टाइपिंग टेस्ट? हाँ, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। यहाँ विज्ञापन में एक और दिलचस्प नियम है। मान लीजिए किसी ने एक ऐसे पोस्ट ग्रुप के लिए अप्लाई किया जिसमें कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट चाहिए और कुछ के लिए नहीं। जी। अगर वो उम्मीदवार CBT तो पास कर ले, लेकिन स्किल टेस्ट में फेल हो जाए, तो क्या वो पूरी भर्ती से बाहर हो जाएगा? फिर भी योग्य माना जाएगा, जिनमें स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं जाएगी? जी नहीं। अंतिम मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ CBT में मिले अंकों के आधार पर ही बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बन गई। अब 26 अलग-अलग संस्थान हैं। ये कैसे तय होगा कि किसे कौन सा संस्थान मिलेगा? मेरिट लिस्ट आने के बाद सभी क्वालिफाइड उम्मीदवारों से ऑनलाइन अपनी पसंद के संस्थानों का क्रम भरवाया जाएगा। सीट का आवंटन पूरी तरह से आपकी मेरिट रैंक और आपके द्वारा भरी गई वरीयता के आधार पर एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से होगा। लेकिन यहाँ भी कोई सख्त नियम है शायद? हाँ, और वो बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपको उस संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना ही होगा।
होगा। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया मतलब CRE-4 के लिए रद्द कर दी जाएगी। वो किसी दूसरे राउंड या किसी दूसरे संस्थान के लिए भी योग्य नहीं रहेगा। मतलब ये नहीं तो कोई और वाला विकल्प यहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का लॉजिक है सीट ब्लॉकिंग को रोकना। कई बार लोग सीट ले लेते हैं पर ज्वाइन नहीं करते, जिससे सीट खाली रह जाती है। इस नियम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवारी प्रक्रिया में आगे बढ़ें। इसीलिए सलाह दी जाती है कि वही विकल्प भरें जहां सच में ज्वाइन करना हो। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक कैंडिडेट के लिए मुख्य बातें क्या हैं जो उसे गांठ बांध लेनी चाहिए? सबसे पहली आखिरी तारीख यानी 2 दिसंबर 2025 का इंतजार न करें, सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। दूसरी, परीक्षा के अनोखे 5 सेक्शन 18 मिनट वाले पैटर्न के लिए खास रणनीति बनाकर तैयारी करें। और तीसरी, जो सबसे जरूरी लगी मुझे, हाँ, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट खासकर OBC और EWS की तारीखों को दोबारा जांच लें कि वे विज्ञापन के अनुसार हैं या नहीं। और चौथी, वरीयता भरते समय पूरी तरह सोच विचार कर लें। कुल मिलाकर ये CRE-4 एक बड़ा अवसर जरूर है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की एक कॉमन भर्ती परीक्षा उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया को कितना सरल बनाती है, क्योंकि उन्हें 26 बार फॉर्म नहीं भरना पड़ता, लेकिन साथ ही ये उन पर कितनी जिम्मेदारी भी डालती है। जिम्मेदारी कैसी? जिम्मेदारी ये कि वे 50 से ज्यादा पोस्ट ग्रुप्स और 26 संस्थानों की अलग अलग जरूरतों को खुद समझें। ये सुविधा और जटिलता का एक अनूठा संतुलन है। तो क्या ये भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं का एक संकेत है, एक मॉडल है? शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रियाएं कैसी हो सकती हैं। एक तरफ मानकीकरण होगा ताकि प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो, और दूसरी तरफ उम्मीदवार पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वो अपनी योग्यता और विकल्पों को लेकर पूरी तरह से सूचित और सतर्क रहे। ये एक परीक्षा अनेक अवसर मॉडल की अपनी चुनौती और अपना ही दर्शन है।